अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास आप हमेशा की तरह ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि आप हमेशा इसी तरह सेहतमंद रहें। और ये जो हमारे ऊपर आजमाइश अल्लाह ताला की कह सकते हैं कि कोरोना की जो वबा आई हुई है, अल्लाह ताला हमें इससे भी जल्द से जल्द निजात अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें इस वबा से और इस तरह की दूसरी बीमारियों से हमेशा बचाए रखे। ठीक है, प्यारों के साथ रहें और हमेशा खुश रहें, हमारी दुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम बेटा हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 को ही डिस्कस कर रहे थे। डेफिनेटली उसमें आपने एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज ये टॉपिक डिस्कस किया था, और उसके साथ हमने शील्डिंग इफेक्ट के हवाले से बात की थी। तो उसकी आरपी फीडबैक बच्चों ने अच्छा दिया, अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से होगा। चैप्टर नंबर 3 9 केमिस्ट्री, पेज नंबर 53 पर। तो इस पर ही आज हमने दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी व्हाट इज दिस। पहले आप हमेशा टॉपिक के नेम पर गौर किया करें, आयोनाइजेशन, और साथ उसके वर्ड लिखा हुआ है एनर्जी। मीन्स दैट ऐसी एनर्जी जो किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड हो। मीन्स दैट किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड हो, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उसके शेल्स में से। उस एटम में से अगर आप उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो वो आयोनाइज फॉर्म में चला जाएगा। एटम न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं बेसिकली, लेकिन जैसे उनके इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं वो आयोनिक स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, उनकी आयनाइजेशन हो जाती है। तो आज हमारे साथ टॉपिक के साथ एनर्जी भी लिखा हुआ है। तो आयनाइजेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका नाम रखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, रीडिंग हम पहले कर लेते हैं ताकि उसकी स्टोरी आपके माइंड में बैठ जाए, फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएंगे, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। पेज नंबर 53 पर, the ionization energy is amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाहें, एक ऐसी एनर्जी जो किसी गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसका नाम उसने रखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी। रीडिंग दोबारा करते हैं उसकी डेफिनेशन की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी रखा होगा। ठीक है, the amount of energy needed to remove the successive electron present in an atom increases if there is only one electron in the valence shell. The energy required to remove it will be called first ionization energy। अब क्या बात कर रहा है, अगर शेल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि उसने एग्जांपल के तौर पर हमें बताया है सोडियम, सोडियम को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ये उसके शेल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है इन सोडियम एटम। वो यही कह रहे हैं इस सोडियम एटम के आखिरी शेल को, वैलेंस शेल को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी चाहिए उसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी है। सोडियम के आखिरी शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है 11। इसी बात को अगर आप इक्वेशन फॉर्म में अंडरस्टैंड करना समझना चाहें तो वो इस तरह से होगी। सोडियम ये एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं न्यूट्रल। ये आयोनिक स्टेट में कब जाते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करें अपने वैलेंस शेल में से या गेन करें। तो यहां पर सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका नाम उसने रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी मतलब टॉपिक को समझने के लिए एग्जांपल को जो अभी हमने
एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया किसका, सोडियम का। इसी बात को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में अंडरस्टैंड करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगी। एटम सोडियम का एटम ऑलरेडी क्या होता है, न्यूट्रल। इसको जब आप इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, Na सोडियम, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये वाला, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी रखा गया, ठीक है। अब एग्जांपल को उसके डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज प्लस 496 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। इक्वेशन लिख दी गई है। इसके लिए एनर्जी जो चाहिए डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 496 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। ये एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उसके साथ लिखा है अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस शेल में अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन 2 होते तो उनको 1 बाय 1 हम रिमूव करते, लेकिन इसके पास है ही एक सिर्फ, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हम उन दोनों को रिमूव करते 1 बाय 1। जो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड, उसका नाम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होता तो उसको जो एनर्जी चाहिए होगी उसका नाम क्या होता, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो। बट व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, उसने बात वो लिख भी दी है, बट व्हेन देयर आर more than 1 electron in the valence shell, they can be removed one by one by providing more and more energy, such as group 2 and 3 elements have more than 1 electron in their valence shell। वो ये कह रहा है सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 या 3 है, ठीक है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में 2 होंगे और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। उनको 1 बाय 1 रिमूव करेंगे। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन देंगे, दूसरे के लिए जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए उसका नाम क्या है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। Therefore, there will be more than 1 ionization energy values, इसलिए उनकी जो एनर्जी वैल्यूज हैं वो एक से ज्यादा होंगी। अब इसके ट्रेंड की तरफ आते हैं। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियडिक टेबल की बात करने लगे। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। इसकी रीजन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पीरियड्स में एटम का साइज क्या होता है, रिड्यूस। पीरियड्स में एटम का साइज रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से एटम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर उनका एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जब एटम का साइज कम होगा, एटम का साइज क्या होगा, कम, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल्स पर क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि एटम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के करीब आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे जिसकी वजह से वहां से फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। सच एज इफ वी मूव, सॉरी हम ट्रेंड की बात कर रहे थे। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी increases. It is because the size of atom reduced and valence electron are held strongly by electrostatic force of nucleus. Therefore, elements on left side of the periodic table have low ionization energies as compared to those on right side of the periodic table, ठीक है।
और ये बता रहे हैं कि जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स हैं उनकी अर्नेस्ट एनर्जी वैल्यू क्या है, कम, और जो राइट साइड पर हैं डेफिनेटली वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, तो पीरियड्स के राइट साइड पर एटम का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनहेंस कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पीरियड का ट्रेंड था। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं ग्रुप्स में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एलिमेंट्स की बात करें। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, more and more shells lie between the valence shell and the nucleus of an atom. These additional shells reduce the electrostatic force felt by the electrons present in the outermost shell. Resultantly, the valence shell electron can be taken away easily. उनको वहां से रिमूव करना क्या होगा, आसान। पीरियड्स ग्रुप्स में एटम साइज इनहेंस होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल्स पर, वैलेंस शेल्स पर क्या हो जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। Therefore, ionization energy of the elements decreases from top to bottom in a group. ये था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से टॉपिक। नेक्स्ट इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं बेटा। इसमें डेफिनेशन स्टार्ट में लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. अब इसमें यह बताया जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के वैलेंस शेल में ऐड होगा, उस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से जो उस एटम में से एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, एमिट होगी, उसका नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखा गया है। ठीक है, दोबारा इसको मैं बात को रिपीट करता हूं। एक ऐसी एनर्जी जो कि एटम में इलेक्ट्रॉन के इंटर होने की वजह से रिलीज होती है उसी एटम में, उसका नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक रखा हुआ। डेफिनेशन आपने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास उसी इक्वेशन है, ये हमारे पास फ्लोरीन न्यूट्रल एटम, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वन इलेक्ट्रॉन इज एडिड, देन फ्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरीन आयन। ठीक है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। और इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो भी आपके पास गिवन है, उसको भी आपने एमसीक्यूज के तौर पर भी याद कर सकते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 328 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये इतनी एनर्जी फ्लोरीन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन इंटर होने की वजह से इतनी एनर्जी क्या होगी, उस फ्लोरीन एटम में से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, फ्लोरीन की भी अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो वो देख सकते हैं आप। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप हमारे पास क्या बनेगा, चले हम इधर साइड पर बना लेते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 9 है, इसलिए फर्स्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के एलिमेंट को खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है व्हाट इज डॉपलेट रोल, व्हाट इज ऑप्टिक रोल। तो ऑप्टिक रोल के मुताबिक फ्लोरीन खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो इस फ्लोरीन एटम में से एनर्जी रिलीज हुई है उसका नाम उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसको आगे मजीद बात चलाते हैं, ट्रेंड्स आ जाएंगे। एफिनिटी मींस अट्रैक्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस टेंडेंसी of an atom to accept an electron to form an anion. For example, the electron affinity of fluorine is minus 328 kilojoule per mole. 1 mole atom of fluorine releases 1
more atom of fluorine release 328 kilojoule of energy to form 1 mole of fluoride ion। एक फ्लोराइड आयन बनाने के लिए फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज करता है। लेट अस डिस्कस द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ए पीरियोडिक टेबल। अब इसी बात को हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस का भी हमने किया था, ट्रेंड्स उसके देखे थे, शील्डिंग फैक्टर ट्रेंड्स देखा, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड देखा, रुझान कहते हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से, यानी कि ये प्रॉपर्टी एटम के हवाले से पीरियड्स में किस तरह होती है, मतलब क्या चेंजिंग आती है, और ग्रुप्स में क्या चेंजिंग आती है। तो पीरियड्स में देखते हैं, डिस्कस द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि एटम का साइज कम होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का एटम का साइज कम होगा, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की एटम की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा कब होगी, जब एटम का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस। न्यूक्लियस मैक्सिमम अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा फॉर न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। द रीजन फॉर दिस इंक्रीज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन ए पीरियड, वही बात उसने रिपीट भी कर दी है। द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, दैट मीन्स मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब इसी बात को हम ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं। इन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज अब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप्स, because the size of atom increases down the group with the increase of in size of atom, shielding effect increases, that results in poor attraction। ग्रुप्स में आपने देखा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटम का जो साइज है वो सडनली इंक्रीज करता है। क्या होता है बेटा, वो सडनली, ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करता है, सडनली इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो कम होती है। एटम का साइज बढ़ के न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज़्यादा हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन कम हो जाती है। जितनी अट्रैक्शन कम होगी डेफिनेटली उतनी ही कम एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ग्रुप्स में क्या हो जाती है, डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, एज द साइज ऑफ आयोडीन एटम इज बिगर देन क्लोरीन, its electron affinity is less than chlorine as given in the adjacent table। ये हमारे पास सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट की आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज दिखा दी गई हैं, जो कि इंक्रीज कर रही हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज कर रही हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे पास हैलोजन मेंबर्स की जो वैल्यूज हैं वो दिखा दी गई हैं। ठीक है, ये आज तक का हमारे दो टॉपिक थे, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट टाइम बेटा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, उसके साथ हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और हाँ हम अपना ये चैप्टर नंबर 3 क्लोज करेंगे। उससे पहले जो बेटा हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, इनकी आरपीएस वगैरह घर में खुद से अपने हाथ से मतलब इनको प्रेजेंट करें, लिखें, बार बार याद करें, ताकि ये आपको टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर फिर भी खुदा न खासा कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो कोई बात नहीं, अब हमसे राब्ते में रहें व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर जैसे आप मोबाइल पर अपना देते हैं, अगर उनमें कोई क्यूरीज हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आपको उनके सेटिस्फाइड आंसर मिल जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।